नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पे। संविधान की इस श्रृंखला में हम लोग आगे के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं आपसे। इससे पहले हम लोगों ने संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ा था। आज जो इस श्रृंखला में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वो संविधान की विशेषता और प्रस्तावना को लेकर शामिल किया गया है। यानी दो चैप्टर हैं, संविधान की विशेषता और प्रस्तावना, जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को लेकर हम लोग आगे चलेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ कि कौन कौन से प्रश्न कब कब आए हुए हैं। तो जैसे पहले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो जैसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न शब्दों पर विचार करें। और क्या क्या शब्द है, कह रहा है समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। यानी सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। यानी इनको हमें क्रम से लगाना है कि प्रस्तावना में इन शब्दों को सही क्रम क्या क्या दिया गया है। तो प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है, तो थोड़ा सा प्रस्तावना के बारे में अगर हम जानें तो प्रस्तावना हमारी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में, वही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और वही वही हमारी संविधान की प्रस्तावना बनी, जो जिसका प्रमुख बिंदु हम भारत के लोग यानी सब कुछ भारत की जनता में ही समाहित है। तो वहां से यह प्रारंभ होती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अंतिम बिंदु तक इसमें क्या क्या चीजें हैं, यहाँ से कई बार प्रश्नों को या कई बार प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं उनका क्रम क्या है। जैसे हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कहना चाह रहा है सार्वभौमिक। तो पहले नंबर हम तीसरा, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सार्वभौमिक इसी को बोलते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और फिर क्या आता है, समाजवादी। तो दूसरा यानी 3 के बाद 1। तो देखेंगे, देखो 3 इसमें भी है, इसमें तो इसमें नहीं, ये वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे। फिर 3 के बाद देखो 1 किसमें है, तो देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। आंसर तो हमें 2 ही से मिल गया, यानी आपके प्रस्तावना में कुछ शब्द याद रहने से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, 1। लेकिन अगर इसे पूरे क्रम में लगाना हो तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी आगे बढ़ते हुए हम लोग इसको ऐसे देख लेते हैं। तो प्रस्तावना से संबंधित क्या क्या चीजें थी तो उसको देखेंगे, है ना। जैसे आपका यहां से हम देख लेते हैं संविधान की प्रस्तावना। अगर प्रस्तावना आपसे कही जा रही है तो प्रस्तावना के बारे में इसे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और इसे अपनाया कब गया, 22 जनवरी 1947 को। और यही हमारी प्रस्तावना बनी। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि यही हमारी क्या बनी, प्रस्तावना बनी। जो प्रारंभ कैसे होती है और इसमें क्या क्या चीजें प्रमुख हैं, यहाँ से हम देखते हैं। जैसे इसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या देना है, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक या तारीख 26 नवंबर 1949
ईस्वी मित मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हमारी प्रस्तावना वर्तमान स्वरूप में है, लेकिन वर्तमान स्वरूप में आने से पहले इसमें 3 शब्द ऐसे हैं, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता शब्द, अखंडता। ये तीनों शब्द तीन शब्दों को 42वें संविधान, तीन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 1976 के पहले नहीं थे, उसके बाद में इसे जोड़ा गया। यानी हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं। इसके लिए कई मत आए, जैसे हम लोग एक केस पढ़ते हैं, बेरुवारी केस। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, और इसका कारण था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो है क्या? तो इसी केस में कहा गया कि प्रस्तावना जो संविधान निर्माण करने वाले व्यक्ति थे, उनके विचारों को जानने की एक कुंजी थी। तो हम कह सकते हैं इसी केस में कहा गया था कि ये है क्या? कुंजी है। ऐसे आप याद रखेंगे पेरुवाड़ी केस में। फिर उसके बाद में अगला केस जो होता है वो केशवानंद भारती। इस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और अगर संविधान का यह अंग है तो इसमें संशोधन हो सकता है। इसलिए बाद में 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 3 शब्दों को बाद में जोड़ा गया। तो हम लोग ऐसे इसमें से याद रखते हैं। तो ये मुख्य चीजें हैं। फिर यहीं से पूछा जाता है प्रस्तावना को विभिन्न व्यक्तियों ने क्या क्या कहा है। जैसे हम अगर देखेंगे तो केशवानंद भारती केस में इसको कुंजी कहा गया है। ऐसे ही बेरुवाड़ीवाद में इसे कुंजी कहा गया है। केशवानंद भारती में मूल ढांचे का सिद्धांत आया था और इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद मुंबई केस आया और मुंबई केस में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। तो मुंबई केस में हम लोग याद रखेंगे कि कहा गया संविधान यानी प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, और ये बात कही थी उस समय मुंबई केस में एक न्यायाधीश थे हिदायतुल्ला जी, उन्होंने ये बात कही थी। फिर उसके बाद में लेकिन अगर अंबेडकर जी के अनुसार देखेंगे तो संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा को देखेंगे तो आर्टिकल 32 है, और अगर हिदायतुल्ला या मुंबई केस के हिसाब से देखेंगे तो प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है। फिर उसके बाद में के.एम. मुंशी साहब ने इसे राजनैतिक जन्मपत्री कहा, और पालकीवाला साहब ने इसको राजनैतिक, यानी हम बोल सकते हैं कि के.एम. मुंशी ने इसे राजनैतिक जन्मपत्री कहा और पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा। तो ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे इनको। ये कई बार फैक्ट पूछे गए हैं कि किसने क्या कहा है संविधान के बारे में। तो ये प्रमुख तथ्य हैं, यहाँ से हम लोग याद रखते हैं, और ये मुख्य इसमें बातें हैं। तो हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारे प्रश्न की ओर हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? जब नए राज्य बनाने का अधिकार का मतलब है तो नए राज्य 2 तरह से बनेंगे। अगर कोई नए राज्य की स्थापना करना होगा, यानी हम बोल सकते हैं स्थापना करना होगा,
तो 2 का उपयोग करेंगे। जैसे स्थापना में हमने क्या किया, सिक्किम को राज्य बनाया था, तो ये आर्टिकल 2 के तहत, यानी किसी राज्य क्षेत्र को भारत से अगर बाहर से लाते हैं और राज्य अपने भारत में मिलाते हैं तो 2 का उपयोग कर लेते हैं। और अगर भारत के अंदर ही राज्यों को, राज्य क्षेत्र में नाम में, उनकी सीमा में अगर परिवर्तन करते हैं तो कौन सा आर्टिकल उपयोग करते हैं, 3। तो कह भी रहा है कि नए राज्य बनाने का अधिकार संसद को ही है, और वो किस तरह, किस आर्टिकल का उपयोग करके बनाएगी, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 3 का उपयोग करके संसद नए राज्यों का निर्माण करेगी। इसके लिए वो साधारण बहुमत का उपयोग करती है, साधारण बहुमत यानी 1/2 +1, इसका उपयोग करती है। तो आंसर क्या हुआ, सी। तो ऐसे करके हम याद रखेंगे। और भाग से संबंधित अगर विवरण देखें तो इसका प्रावधान भाग 1 में है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक इसका विस्तार किया गया है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ग्राम स्वराज शब्द ये तो नहीं जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी शब्द जोड़ा गया। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो हम बोल सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द भी नहीं जोड़ा गया, तो पहला जोड़ा गया और तीसरा, ये 2 शब्द जोड़े गए, तो आंसर हमारा क्या बना, बी। ऐसे करके। अच्छा, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका अपना अपना अर्थ है, तो हम देख लेते हैं कि इनका क्या क्या अर्थ है थोड़ा सा। जैसे जैसे संविधान में शक्ति का प्रमुख स्रोत यानी हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता है, आप ऐसे याद रखेंगे। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी इसका अर्थ है कि भारत किसी भी के या किसी भी शक्ति के अधीन नहीं है, यह अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, चाहे वो आंतरिक मामले हो या बाह्य मामले। समाजवादी का मतलब है जहां पर सारे जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो समाजवाद, यानी जो चीजें हैं वो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, लेकिन भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो नेहरू और गांधी की तरफ झुका हुआ है। तो हम ऐसे कहेंगे कि समाजवादी पर सरकार का भी नियंत्रण है और जनता का भी नियंत्रण है, वैसे करके दोनों आपस में इसको एक संतुलन बना के चलते हैं। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि जो भारत है, भारत या राज्य, उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत में रहने वाले जो लोग होंगे उनका अपना धर्म होगा। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्र का मतलब जहां पर सब कुछ जनता ही तय करती है, और अब्राहम लिंकन ने भी इसकी परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र है क्या, जनता का, जनता के लिए, जनता पर शासन है। तो ये एक तरह लोकतंत्र को परिभाषित करता है। फिर गणतंत्र का अर्थ क्या है, जहां पर जो राजा होता है, जो एक प्रमुख व्यक्ति होता है, उसका एक वंशानुगत शासन ना होकर जनता के द्वारा उसे चुना जाता है, वो गणतंत्र होता है। गणतंत्र प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, वैसे करके हम इसे बांट सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि गणतंत्र का मतलब जहां पर राजा वंशानुगत ना हो, यानी उसे चुना जाए। उसके बाद अगर देखेंगे न्याय की बात करेंगे, तो देखो शब्द में ही 3 प्रकार के न्याय हैं, ये कई बार पूछा गया है, 3 प्रकार के न्याय हैं। और स्वतंत्रता की अगर बात करें तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। इसे इसी क्रम में याद रखते हैं, कभी कभी क्रम लगाने के लिए दे देगा कि जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो किस क्रम में है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समानता किसकी है, तो 2 प्रकार की समानताएं हैं, एक प्रतिष्ठा की और एक अवसर की समानता है। फिर उसके बाद सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी अखंडता को सुनिश्चित करना है
और उसको सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता है, भाईचारे की भावना को भी बढ़ाना है। और ये शब्द जो हुए थे, इसको किसके द्वारा चुना गया या इस किसी के द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा के द्वारा। और डेट भी दी गई है 26 नवंबर 1949 को। तो ये मुख्य यहाँ से कुछ बातें हैं जो यहाँ से कई प्रश्न इस तरह भी बन जाते हैं। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी। हम लोग ऐसे याद रखेंगे, इसका आंसर कौन सा था? बी। एक मिनट, इसका आंसर क्या हुआ? बी। तो ऐसे करके हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? अर्थ का सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास में है, ऐसा तो कुछ कहता ही नहीं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो ऐसा भी नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन है, तो ऐसा भी नहीं है। भारत राज्यों का संघ है, ऐसा कहता है। तो वैसे अगर हम देखेंगे, एक मिनट, वैसे अगर देखेंगे तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है ना? पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी वंशानुगत ना हो के, यानी जनता यहाँ पर जो मुख्य है कौन? राष्ट्रपति। उसे या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से चुनती है। तो ऐसे अगर शासन होता है तो उसी को बोला जाता है कि कौन सा शासन है? गणतंत्र है। तो गणतंत्र का मतलब समझ गए होंगे कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? गणतंत्र होता है, यानी राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या क्या सुनिश्चित करता है? सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, अवसर की समानता सुनिश्चित करता है, या व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ऐसे देखेंगे तो प्रस्तावना हमें ये सारी चीजें प्रदान करती है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? सभी। तो आंसर क्या हुआ? डी। तो याद रखेंगे, इसका प्रमुख है जो सामाजिक और आर्थिक और राजनैतिक जो न्याय है, वो हम कहेंगे वो कहां से लिए गए हैं? अगर इसका विवरण देखें तो यूएसएसआर, या वर्तमान में इसे रूस कहते हैं ना, रूस से, वहां से ये प्रेरित हैं। और जो स्वतंत्रताएं हैं वो अलग अलग रूप से उनका प्रमुख योगदान है, या अलग अलग 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रमुख विवरण है। फिर उसके बाद में व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये भी एक तरह से हमारे प्रस्तावना में शामिल है। इस तरह आंसर क्या हुआ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना कहां से आरंभ होती है? तो हम कहेंगे कि संविधान की प्रस्तावना प्रजातांत्रिक भारत शब्द से, ऐसा तो नहीं, जनता के लोकतंत्र शब्द से, ऐसा भी, यानी हम भारत के लोग जो शब्द है वहीं से क्या होती है? ये प्रारंभ होती है। तो आंसर क्या हुआ? डी। यानी हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये लिया कहाँ गया है? तो यूएन के चार्टर से, यूएन के चार्टर से, यूनाइटेड नेशन का चार्टर बना हुआ है, यानी यूनाइटेड नेशन का जो प्रस्तावना है उसमें भी लिखा हुआ है हम विश्व के लोग। तो वैसे ही जहां वहां पर लिखा है हम विश्व के लोग, तो वहीं से ये कॉपी किया गया है कि हम भारत के लोग। तो ऐसे करके इसका आंसर याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा शब्द सही है? तो सही पहचानना है। कह रहा है समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 के संविधान 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो हम कहेंगे ये तो
सही कह रहा है कि 1950 में नहीं थे, यानी इनको कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। उक्त शब्द 1977 में जोड़े गए तो नहीं, 1976 में जोड़े गए, तो ये वाला गलत हो गया। उक्त शब्द 1885 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, अभी वर्तमान में तो है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? ए। तो ऐसे करके हम याद रखेंगे, तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की जो व्याख्या है या कल्याणकारी राज्य का जो प्रावधान है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसका प्रावधान भाग 4 में है, ऐसे याद रखते हैं। तो उद्देश्य यानी कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है क्या है? अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ऐसा तो नहीं है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ऐसा भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी हम कह सकते हैं अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण करना ही क्या है? कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन क्या हुआ? ए। ऐसे याद रखेंगे। और नीति निर्देशक तत्व की जो संकल्पना है वो आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। पहला है, कह रहा है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव अंततः गत्वा उद्देशिका बना। तो हाँ, यानी हम कहेंगे जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, वही क्या बना? उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है कि इसके द्वारा आप कोई भी न्याय नहीं कर सकते, यानी यह प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी है? न्याय योग्य नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। पहले था इसका संशोधन नहीं होता, लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद में इसमें संशोधन हो सकता है, संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। और अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है, अभी तक एक बार हो चुका है, लेकिन इसके मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए ही संशोधन किया जा सकता है। अगला है, यानी तीसरा नहीं होगा। तो अगर संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं करता, हाँ, इसका कोई विशिष्ट प्रावधानों से कोई विशेष संबंध नहीं है, या हम बोल सकते हैं उसे रद्द नहीं करता है, तो ये बात भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ? 3। देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो सही कौन सा है? पहला, दूसरा और चौथा। तो ये ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? बी। ए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइप में, तो आप इसे ए बना लेंगे, इसे बी, ये सी और डी। तो इस तरह ऑप्शन क्या बनेगा? सी। वैसे करके आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है भारतीय गणतंत्र की 26 नवंबर 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? यानी हम कह सकते हैं कि 26 संविधान लागू, यानी यहाँ डेट थोड़ा सा इधर है, आप यहाँ 26 जनवरी कर सकते हैं 1950, आप इसे बना लेना 26 जनवरी 1950, या ये भी डेट रखो तो कोई विशेष नहीं है कि 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था। तो उस समय देखो लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, तो हम कहेंगे हाँ था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी लोकतंत्र तो शब्द उस समय नहीं था 1950 में, क्योंकि ये शब्द कब जोड़ा गया है? तो 1976 में। उसके बाद में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य, ये भी था। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी शब्द भी कब जोड़ा गया था? 1976 में, यानी ये भी नहीं था। धर्मनिरपेक्ष, ये भी शब्द नहीं था, ये भी कब जोड़ा गया? 1976 में। लोकतंत्र और गणराज्य था।
तो ऐसे देखो, ना तो ये हो सकता है और ये भी नहीं जोड़ा गया। लेकिन अब दो में से आपको बढ़िया या इसमें से अच्छा आंसर अगर चुनना हो तो देखो, इसमें लोकतंत्र और गणराज्य सही ये भी है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, लोकतंत्र भी है, गणराज्य भी है, और इसमें एक सब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी है। इस तरह इसका जो आंसर सही माना जाएगा वो प्रमुख सी है। तो ऐसे करके हम इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसी आंसर को टिक करेंगे। तो आंसर क्या हुआ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही है, आपको बताना है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। फिर दूसरा, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। फिर अगला है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, या इनमें से कह रहा है उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि भारत के संविधान में सामाजिक समानता संविधान में क्या थी, पहल यानी प्रत्याभूत है, और इसमें क्या कहा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, नकारात्मक शब्द है, और ऐसा सामाजिक समानता के बारे में कहा गया है। देश में सामाजिक समानता पहले ही विद्यमान थी, पहले तो नहीं थी, संविधान के द्वारा किया गया। तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो आंसर क्या हुआ, सी। तो इसका आंसर हम याद रखेंगे, अगला है सी। और ये प्रस्तावना में भी दिया गया है कि जब हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, आ गया, तो सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक रूप से क्या करेंगे, इसमें संविधान में प्रमुख रूप से शामिल है। तो वैसे आंसर इसका सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारा, कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत में अनेक धर्म हैं, हाँ भारत में अनेक धर्म तो हैं, लेकिन यह धर्मनिरपेक्ष की व्याख्या नहीं है, व्याख्या नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तो भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है मूल अधिकार के द्वारा, मूल अधिकार के द्वारा प्राप्त है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष की यह परिभाषा नहीं है। और आर्टिकल देखेंगे तो 25 से लेके लगभग 28 तक इसमें विशेष प्रावधान है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये आपका पर्सनल मत हो सकता है, आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं कि आप कौन से धर्म का पालन करते हैं, लेकिन इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं फिर अगला है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही हमारा सही आंसर है। यानी धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ होगा वो क्या होगा कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन राज्य में रहने वाले जो व्यक्ति होंगे उनका धर्म होगा। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, डी, यानी ये हमारे गलत है। तो आंसर क्या लगाएंगे, डी। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। फिर से वही प्रश्न रिपीट हुआ। तो बंधुता शब्द तो था, पहले से ही था 1975 के। संप्रभुता शब्द भी पहले से ही था। समानता शब्द अगर देखेंगे तो ये भी पहले से था। शब्द कौन सा नहीं था, अखंडता। और इसके साथ साथ समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये तीन शब्द पहले से नहीं थे। यानी 1975, ये कब जोड़े गए थे, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो देखो कौन कौन से शब्द उद्देशिका में है या नहीं। तो समाजवादी शब्द तो है, पंथ निरपेक्ष शब्द भी है, प्रभुता संपन्न या प्रभु संपन्न ये भी शब्द है, लेकिन लोक कल्याण शब्द इसमें नहीं है। तो कहेगा लोक कल्याण शब्द कहाँ है, तो भाग 4 में। कहां पर है, भाग 4 में। डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्वों में इनका प्रावधान किया गया है। और जो प्रस्तावना में है, उद्देशिका में, ये तीनों शब्द हैं। तो ऐसे करके हम इसका आंसर याद रखेंगे, ये प्रमुख है। अगला प्रश्न है,
कह रहा है निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो देखो किसमें यह चीज बिल्कुल पूरी तरह से सामने आई। तो अगर इसके बारे में देखेंगे तो कई केस आते हैं। जैसे हम लोग देखें, सबसे पहला केस जो आता है वो आता है बेरुवारी। बेरुवारी केस 1960 में। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर इसके बाद अगला केस आता है, उसमें कहा जाता है हम बोल सकते हैं केशवानंद भारती। इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। संविधान का अंग माना गया। फिर अगला है गोलकनाथ केस। इसमें भी विशेष प्रावधान थे प्रस्तावना को लेकर। और चौथा जो है वो है बम्बई केस। बम्बई केस, इसमें भी संविधान को हम बोल सकते हैं, प्रस्तावना को एक तरह से संविधान का भाग माना गया। तो यहां से हम लोग याद रखेंगे। तो ये प्रमुख केस हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं कि बेरुवारी केस में क्या माना गया, केशवानंद भारती में क्या माना गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं। और एक ये वाला प्रश्न इसमें नहीं माना है, केशवानंद में माना है और मुंबई केस में भी माना गया है। तो इसका आंसर क्या है? सी। तो हम लोग इसको सी पर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता को अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान की विशेषता है कौन कौन सी। तो अगर विशेषता देखें तो जैसे हमारा संविधान कैसा है, तो हम कहेंगे विशेषता में पहली है कि हमारा संविधान लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। दूसरी अगर विशेषता आपसे पूछा जाए तो संविधान कैसा है? दुनिया या विश्व का सबसे लंबा संविधान है। तो हम कहेंगे सबसे बड़ा संविधान है। तीसरी अगर विशेषता देखी जाए तो जैसे हमारे संविधान में प्रस्तावना है, प्रस्तावना व उसके उपयुक्त शब्द। अब शब्द जैसे कौन कौन से हैं तो हम देखेंगे। जैसे इसमें भारत को या भारत कैसा होगा उसके बारे में बताया गया है। जैसे भारत कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, आप ऐसे याद रखेंगे। लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा, स्वतंत्रताएं हैं, है ना। तो क्या क्या चीजें हैं? तो जैसे न्याय के बारे में बताया गया है, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है ना। और उसके साथ साथ समानता की बात करता है। तो ये मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं। अगला है जैसे मूल अधिकार हैं हमारे संविधान में, ये एक विशेषता है, मूल अधिकार है। अगला डीपीएसपी है, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। नीति निर्देशक तत्व है। अगला जैसे मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। और विशेषता में देखेंगे जैसे संसदीय कार्यपालिका है, कार्यपालिका है। उसके साथ साथ संघ और राज्य का अलग अलग प्रावधान है, संघ व राज्य का अलग विवरण है, अलग अलग विवरण है। उसके साथ साथ देखेंगे जैसे संविधान में ही आपात उपबंध हैं, आपात उपबंध हैं। ऐसे करके बहुत सारी संविधान की विशेषताएं हैं। उनमें से और कौन कौन सा हो सकता है? जैसे अगर हम देखें स्वतंत्र न्यायपालिका है,
न्यायपालिका है। उसके साथ अगर देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ, जैसे संघात्मक सरकार है, ऐसे करके बहुत सारे हैं, तो आप ऐसे याद रखेंगे। तो देखो कौन सी विशेषता नहीं, संसदात्मक सरकार की विशेषता है तो है, स्वतंत्र न्यायपालिका है तो है, स्वतंत्र और एकल न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बराबर विभाजन है, फिर अध्यात्मक शासन है तो ये नहीं है। ये किसकी विशेषता है? तो यूएसए के संविधान की, यानी अमेरिका के संविधान की यह प्रमुख विशेषता है। तो आंसर क्या हुआ? बी। तो ऐसे करके हम संविधान की विशेषताओं को लेकर थोड़ा सा देख लेते हैं कि कभी कभी पूछ लेता है कि संविधान में संशोधन किस तरह हो सकता है, तो आंशिक कठोर या आंशिक लचीला उस आधार पर है। अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों रूपों में देखा जा सकता है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर कुछ विशेषताओं को इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? अगर आपसे पूछे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, किसी को अगर राज्य बनना है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो राज्य के लिए सबसे पहला, राज्य का उसका क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा, उस राज्य के पास जनसंख्या हो, उस राज्य के पास जनसंख्या हो। तीसरा, जनसंख्या हो और क्षेत्र हो, उसके बाद उसकी अपनी सरकार हो। सरकार लोकतांत्रिक हो या गणतांत्रिक हो, हम बोल सकते हैं राजतंत्र हो या जनता का तंत्र हो या वंशानुगत शासन हो, कोई भी हो। चौथा, प्रमुख जो हो वो क्या हो? संप्रभुता हो। अगर ये चार तत्व कहीं मौजूद हैं तो हम कहेंगे वह क्या है? मुख्य रूप से एक राज्य है। तो देखो ध्वज तो ये होना तो चाहिए लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, प्रमुख नहीं है। राजधानी होनी तो चाहिए लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। और संप्रभुता तो बहुत ही जरूरी है। और शासनाध्यक्ष भी होना, एक तो होगा लेकिन प्रमुख नहीं है। तो जो इसमें से प्रमुख है और महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? सी। यानी हम कह सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, अपने निर्णय स्वयं लेने में उस राज्य की एक तरह से सारी चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए। इसी तरह जैसे हम देखते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे पास क्षेत्र भी थी, जनसंख्या भी थी और एक चुनी हुई सरकार भी थी 1937 के बाद में। लेकिन उसके पास था तो क्या नहीं था? उसके पास संप्रभुता नहीं थी, वो अपने निर्णय अपने आप स्वयं नहीं ले सकती थी, इसलिए वह एक तरह से राज्य नहीं था। तो इस तरह इसमें कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, तो आप ऐसे याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा कथन या निम्न में से कौन सा क्रम सही है? हमें क्रम बताना है कि प्रस्तावना का क्रम क्या है। तो देखो गणतंत्र से तो शुरू हो रहा है, तो गणतंत्र से तो शुरू ही नहीं होगा। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व मतलब सार्वभौमिक, सार्वभौमिक तो यहां से तो नहीं पता चल सकता। सत्ता संपन्न तो होना नहीं चाहिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पूरा पूरा वर्ड है, संपूर्ण प्रभुत्व सत्ता संपन्न, आप ऐसा याद रखना। फिर दूसरा है समाजवादी, जनवादी और फिर अगला है समाजवादी। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, और यहाँ क्या है? जनवादी का मतलब है गणतंत्र, गणतंत्र। तो आप याद रखना इसे। तो समाजवादी हो गया, तो इससे ये वाला ऑप्शन भी कट गया। फिर उसके बाद में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र, जनवादी या गणतंत्र। तो ये क्रम है हमारा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन कौन सा हुआ? डी। तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ऐसे करके यहाँ से हम लोग याद रखते हैं। अगला देखेंगे तो इसमें देखो धर्मनिरपेक्ष बाद में है, ऐसे बाद में लगा दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं आंसर कौन सा हुआ? डी। तो आप ऐसे प्रस्तावना को याद कर लेंगे, इसमें कई बार प्रश्न आपके इधर उधर से घुमा के पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो मौलिक अधिकार, तो ये तो नहीं ही बताते हैं। संविधान की प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में तो है, तो यही आंसर हमारा हुआ कि संविधान की प्रस्तावना में इसका विवरण दिया गया है। अनुसूची 9 में
तो हम देखेंगे तो भूमि सुधार से संबंधित थी और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, तो इसमें भी कोई धर्म से विशेष प्रावधान नहीं है। तो हम क्या याद रखेंगे? बी। इसमें में बताया गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहां पर की गई है? तो मूल अधिकारों के अध्याय में, हाँ, तो यहाँ पर भी हुई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, इसमें भी है। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्य, यानी तीनों में है। तो हम कहेंगे अच्छा उत्तर हमारा रहेगा सी। तो आंसर कौन सा हुआ? सी। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है प्रस्तावना में? तो विचार की स्वतंत्रता है, तो है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, तो ये भी है। विश्वास की स्वतंत्रता, तो ये भी है। कौन सी नहीं? आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। मूल अधिकारों में इसका विवरण है भी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक जो मूल अधिकार था उसे भाग 12 आर्टिकल 300 का में स्थानांतरित कर एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो ऐसे करके यहाँ से याद रखेंगे। यानी इसका आंसर क्या हुआ? तो हम बोलेंगे कि डी वाला, यानी आर्थिक समानता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? यानी अगर हम शासन प्रणाली को अगर देखें, शासन प्रणाली को अगर हम देखें तो शासन प्रणाली को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है संसदीय शासन प्रणाली और एक होती है अध्यक्षात्मक। यहाँ का जो मुखिया होता है, यानी इस संसदीय शासन प्रणाली में जो प्रमुख होता है, इसमें भी क्या होता है? राष्ट्रपति होता है, लेकिन ये नाम मात्र का होता है। और अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में भी राष्ट्रपति होता है, लेकिन ये होता क्या है? ये प्रमुख होता है। ऐसा शासन हमें यूएसए के संविधान में देखने को मिलता है, और ये शासन जो है ये भारत है या ब्रिटेन है, यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये प्रमुख चीजें हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आधारभूत हैं। तो संविधान की कठोरता होनी चाहिए। तो अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में संविधान कठोर है, तो ऐसा तो हाँ हो सकता है कठोर, लेकिन हमें ढूंढना क्या है कि आधारभूत यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूल। फिर एक एकल कार्यपालिका होती है, तो एकल कार्यपालिका व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता होती है, तो ये भी होती है। अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास में होती हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास में होती हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रमुख होगा वो होगा आपका व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता होती है या एकल कार्यपालिका होती है। तो हम कहेंगे व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत है। ये इसमें से सबसे अच्छा आंसर है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि आंसर क्या हुआ? सी। लक्षण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के सारे हैं, लेकिन प्रमुख इसमें से आधारभूत यही है। अवशिष्ट शक्तियां देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राज्य के पास होती हैं और संसदीय शासन प्रणाली में केंद्र के पास में होती हैं। एकल कार्यपालिका भी होती है और अध्यक्ष इसमें डबल यानी दोहरी कार्यपालिका के रूप में या एकल ही होती है, लेकिन यहाँ वास्तविक और नाम मात्र की चलती है। फिर संविधान की कठोरता होती है और संसदीय शासन प्रणाली में हम देखेंगे संविधान की कठोरता, जैसे भारत का संविधान आंशिक कठोर और आंशिक लचीला होता है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर याद रखते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस या स्विट्जरलैंड, तो सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? ब्रिटेन में। इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन में ही इसका जन्म हुआ। तो ऐसे करके इसमें याद रखते हैं, ये प्रमुख है और भारत ने भी इसको वहीं से लिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। कब सम्मिलित किए गए ये शब्द? तो 41वें तो नहीं, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो आंसर क्या हुआ हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं,
यह सिद्धांत जाना जाता है, किससे जाना जाता है? सार्वभौमिकता से, समष्टिवाद से, समाजवाद से, अंतःक्रियावाद से। तो किससे जाना जाता है? सार्वभौमिकता से। तो ये एक प्रमुख है, तो आंसर क्या हुआ? ए वाला। तो ऐसे करके हम लोग 25 प्रश्नों की इस श्रृंखला में जो प्रस्तावना से संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं उनका रिवीजन किए PYQ के फॉर्म में। तो आप इस क्लास को देखिएगा, इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अपने दोस्तों में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कितना टाइम हो गया?